स्वागत है आप सबका आपके चैनल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में। और आज की इस वीडियो में हम मैथ के फिर से क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करने वाले हैं जो 20 क्वेश्चंस हैं। और इस तरीके के हम आपको कई सारे सेट्स लेके आएंगे। और यहाँ पर जो ये क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं ये प्रीवियस एग्जाम्स के हैं। तो जो भी व्यक्ति जेल प्रहरी की तैयारी करने जा रहे हैं तो उनको एक बात बता दें कि कंपटीशन इतना आसान नहीं होने वाला, बहुत कंपटीशन टफ होगा। क्योंकि अभी कोरोना के टाइम पे बहुत सारे जो क्या लोग हैं बहुत लोग बेरोज़गार हो गए हैं, तो उस टाइम पे वो लोग बहुत मेहनत करेंगे और इसके लिए फ़ाइट करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो एज लिमिट है वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी दी गई है और साथ में दूसरे स्टेट से भी लोगों को इसमें वैकेंसी के लिए ओपनली इनवाइट किया गया है। तो ये समझ लीजिए बहुत टफ होना है। आप एक नंबर के लिए भी यहाँ पर उसको लाइटली नहीं ले सकते हैं। तो हम आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जिनकी मैथ कमज़ोर है तो मैं उनको यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, ठीक है, स्कोरिंग होता है, लेकिन इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो मैं आपको जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके पहले मैंने साइंस के भी और भी कई सारे वीडियोस बनाए और जो भी जेल प्रहरी से रिलेटेड जो भी आपका एग्ज़ाम में आने वाला है हर चीज़ की तैयारी करवाई जाएगी और वो सारी चीज़ें हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से चल आगे बढ़ रही है। तो ये आपको चाल दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे 356 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए आवश्यक समय ज्ञात करें, तो कितना समय लगेगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस इतना दिया हुआ है, चाल इतनी दी हुई है, तो समय निकालना है। तो समय का क्या फार्मूला होता है? समय का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। और आपको यहाँ पर दिया हुआ है दूरी दी हुई है 356, सॉरी, और यहाँ पे चाल दिया हुआ है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 22 और 4 रिमाइंडर बच जाएगा। उस 4 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4/16, यानी इतने आवर लगेंगे। अब इस आवर यानी घंटा लगेगा। अब इसमें से ए वाला पोर्शन तो टोटल आवर में घंटे में दिया हुआ है तो 22 घंटे हो गए, लेकिन 4/16 को मिनट में लिखा हुआ है। तो एक घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 60 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 4/16 घंटे में कितने होंगे, इंटू 60 कर देंगे, सिंपल सा, ठीक है। यहाँ पर हम इसको 6 बना देते हैं, इसको 0, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 4 यहाँ पर 15 जा 60, तो ये हो जाएगा 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट। तो 22 आवर 15 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -6, -1 फ्रॉम वाई एक्सिस। तो हमने एक्सिस ले लिया, इस तरीके से हम एक्सिस बनाते हैं। यहाँ पे हम अगर इस पॉइंट को बनाएं तो कहाँ पर बनेगा, 1 2 3 4 5 6, -6 यहाँ पर आएगा, एक्स एक्सिस का -6 यहाँ पर आएगा, वाई एक्सिस का -1 1 यहीं पे आएगा, 2 तो ये हो गया -1 और -2, तो हमको -1 यानी यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट है ये आएगा, ए कोऑर्डिनेट यहाँ पर आएगा, क्लियर। और इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, -6, -1, क्लियर। तो इसकी दूरी कितनी होगी वाई एक्सिस से, तो दूरी अगर आप देखें तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक जो -6 जो दिख रहा है, जो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट है वही यहाँ पर होगी, तो 6 यूनिट दिख रही है। तो वाई एक्सिस से दूरी 6 यूनिट। तो अब आपको एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ इस तरीके से और वाई एक्सिस से दूरी पूछ रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट को भूल के जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वही आपकी दूरी हो जाएगी, यानी 6। अगर यहाँ पर पूछता कि ये जो पॉइंट है इसकी दूरी एक्स एक्सिस से कितनी है तो हम वाई कोऑर्डिनेट को देखते हैं। तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट आपको देता 1। अब देखिए माइनस क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि दूरी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए आंसर माइनस में नहीं आएगा, ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ से 1 मिल जाएगा। इसी तरीके का मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए 2,3 है और आपसे पूछता है कि बताइए वाई एक्सिस से कितनी दूरी है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वही होगा 2। यहाँ से देखिए यहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट जो था यहाँ पे 6, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो सिंपल सा फंडा आपको याद रखना चाहिए, वाई एक्सिस से यानी वाई अक्ष से दूरी से अगर आपको निकालना है दूरी तो आप देखेंगे एक्स, हम इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट बोलते हैं, आपको एक्स कोऑर्डिनेट देखना होगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू देखनी होगी जो एक्स की जगह पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ए एक्स कामा वाई है, क्लियर। तो आपको इस चीज़ को समझना है, वाई का पूछा तो एक्स का और एक्स का पूछा तो वाई का, क्लियर। हाउ मैनी कैंडी आर देयर इन ए सैक ऑफ 4 kg इफ कैंडी बार वेक्स 40 ग्राम। अगर एक कैंडी बार का वजन 40 ग्राम है तो 4 किलो में कितने होंगे, 4 किलो में कितने ग्राम होते हैं,
4 किलो में 4000 ग्राम होते हैं। 4 इंटू 1000, एक किलो में 1000, तो 4 किलो में 4000 ग्राम। एक कैंडी का वजन 40 ग्राम, हमने डिवाइड कर दिया। 4 10 जा 40, और ग्राम से ग्राम कट गया और 0 से 0 कट गया, तो आपके आंसर 100, यानी आपके 100 कैंडी होंगी। ठीक है, ये नंबर बताता है 100। और ये जो क्वेश्चन है क्लास 3 में भी है, सिंपल डिवीज़न है, तो आपको परफॉर्म करना है इसको अच्छे से एग्जाम में, बट आपको ध्यान रखना है गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक व्हेल शार्क प्रति घंटे 5 किलोमीटर की चाल से तैरती है तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 1 घंटे में जाती है 5 किलोमीटर, तो 3 घंटे में जाएगी 5 इंटू 3 किलोमीटर। सिंपल सी बात है, 1 घंटे में 5 तो 3 घंटे में 15 किलोमीटर। इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। ये भी क्लास 3 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रीति अपनी यात्रा का 40% पैदल चलती है, शेष बस से चलती है, और उसने कुल दूरी 80 किलोमीटर की तय करनी है। तो उसके द्वारा जो बस से यात्रा की गई दूरी होगी कैसी होगी, कितनी होगी जो बस से उसने यात्रा की है? तो यहाँ पर हम बनाते हैं, एक दूरी बना लिया हमने, ये हो गई A to B जा रही है, और ये 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है। 40%, यानी हम यहाँ पे मान सकते हैं ये हो गया 40%, ये आपका 40% है यहाँ पे। ठीक है, हेलो, ओके। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, ये आपका 40% है, यहाँ पर 40% है, सॉरी 1 मिनट, ठीक है, यहाँ तक आपका 40% है। सपोज ये दिस इज 40%, तो बचा वाला पोर्शन कितना होगा? 60% होगा। ये जो 60% है उसी को आपको फाइंड करना है। किसका 60%? इट्स 80 किलोमीटर का। सिंपल सी बात है, आपको 80 किलोमीटर का 60% फाइंड करना है। मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको आपको बहुत फास्ट करना होगा। आप इस क्वेश्चन को 8 सेकेंड या 10 सेकेंड में आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे आपका जो टाइम बचेगा आप दूसरे क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 80 का जो 60% होगा वही आपका आंसर होगा। तो 80 का 60% इस तरीके से निकालते हैं, 80 इंटू 60/100। आप जब इनको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका हो जाएगा 48। क्लियर? तो आपका हो जाएगा 48 किलोमीटर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एप्पल यहाँ पर यदि कक्षा में 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेब का प्रयोग करते हैं, यानी एक एप्पल आपको दिखाता है कि 50 बच्चे हैं, तो 225 को दिखाने के लिए कितने चाहिए? तो आप इसको काउंटिंग भी कर सकते हैं। अगर 1 सेब आया तो 50, 2 सेब आया तो 100, 3 सेब 150, 4 सेब 200, और 5वां सेब देखिए 50 नहीं शो करना, अभी 25 शो करना है, तो यहाँ पर आधा सेब, यानी 4 एप्पल प्लस आधा एप्पल, यानी 4.5 एप्पल। इस तरीके से भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको डिवाइड करके भी काउंट कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर 4.5 में ही आएगा। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे 4.5 नहीं आएगा, लेकिन आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 आएगा, और जो 25/50 आएगा उसको भी आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 0.5 आएगा। क्लियर? आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पैकेट में 14 पात्र हैं, एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं, तो यदि टोटल इतने कैप्सूल हैं तो कितने पैकेट चाहिए होंगे पैक करने के लिए? तो पहले एक पैकेट में हम कैप्सूल की संख्या जान लेते हैं। तो एक पैकेट में कैप्सूल की संख्या यहाँ पर होगी 14 इंटू 8, एक पैकेट में कैप्सूल। टोटल कैप्सूल कितनी है? इतनी है, तो 23520। इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ कैप्सूल, यानी 14 इंटू 8 से। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप पहले 8 से डिवाइड कीजिए, फिर 14 से डिवाइड कीजिए, अगर डिवाइड हो रहा है तो। आपको इसके लिए इसका मल्टीप्लिकेशन रूल आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन रूल आते हैं, इनके जो भी हैं डिविजिबिलिटी रूल आते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल आते हैं, तो आपको इसका डिवीज़न आसानी से हो जाएगा और आप इसका आंसर भी पा जाएंगे। हालांकि आप इसको धीरे धीरे भी सॉल्व करें तो विद इन टाइम लिमिट सॉल्व कर लेंगे।
तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर 210। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके इसको जान लीजिएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि एक नंबर दिया गया है, इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका लास्ट वाला डिजिट 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो जो इनका मल्टीप्लिकेशन का लास्ट डिजिट होगा वही इसके क्यूब का भी लास्ट डिजिट होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको 11 का दिखाता हूँ, तो 11 के हम होता है 121, तो स्क्वायर में भी देखिए एक ही आया, और अगर क्यूब निकालते हैं तो वो भी आपका एक ही आता है। क्लियर, यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 है, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 आ रहा है, यानी लास्ट डिजिट 7 है, तो इसके क्यूब का भी लास्ट डिजिट 7 होगा। लास्ट डिजिट का मतलब इकाई अंक, और इकाई अंक हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड जाने के लिए मेजर करते हैं। यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि आपको बताना समीकरण कौन सा है। समीकरण में क्या होता है, समानांतर की चिन्ह होती है, जिसमें समानांतर का चिन्ह होगा वही समीकरण होगा, तो ये वाला समीकरण है, बाकी सब समीकरण नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन दिए गए, रैखिक समीकरण है, और इसका अद्वितीय हल यानी सिर्फ और सिर्फ एक हल होने के लिए एक कंडीशन होती है। अगर हम इसको मान लें a1 प्लस a1x1, या चलिए इस तरीके से नहीं करते हम, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, अगर हम इसको इस तरीके से लें, और साथ में यहाँ पर इस तरीके से लें, हम इस वाले को लिखें a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, तो इस कंडीशन में एक कंडीशन आपकी होनी चाहिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए, a1 अपॉन a2 दैट शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहाँ पर c2 और c1 के लिए कोई रेशियो की ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ पर a1 क्या है 2 है, a2 क्या है 5 है, अब यहाँ पे नॉट इक्वल होना चाहिए। b1 क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 है, b1 आप कंपेयर कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, और b2 क्या है, b2 यहाँ पर k है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2k शुड नॉट बी इक्वल टू 15 एंड दिस इम्प्लाइज k शुड नॉट बी इक्वल टू 15/2, तो आपका यही आंसर होगा। यानी k अगर 15/2 के बराबर नहीं होगा तो आपका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, अगर 15/2 के बराबर होगा तो आपका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि यदि m -4 और 2 के बीच का मध्य बिंदु है तो m के पूर्णांक क्या होंगे, यानी m क्या होगा अगर इन दोनों के बीच में है। तो आप ध्यान से इसको सोचिए, मैं जब सॉल्यूशन बताता हूँ तो वीडियो को आप पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैं इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपके हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज और बाकी साइंस के भी क्वेश्चंस हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और साथ में आपको अगर ये वीडियो हमारा पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हम आपके लिए मोटिवेट होकर और भी कई सारे वीडियोस हैं वो लेके आते रहें, बनाते रहें, और आपको आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से होती रहे। अब चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे -4 और +2, देखिए कभी भी दो नंबर a और b के बीच का नंबर अगर पता करना है, हम दोनों को जोड़ के उसको डिवाइड करते हैं 2 से। यहाँ भी वही काम करेंगे, दोनों को जोड़ के डिवाइड करेंगे 2 से। -4 में +2 जब जुड़ेगा तो इसका आंसर आता है -2, और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -1, तो इसका जो आंसर होगा वो -1 आंसर होगा। क्लियर, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। किसी भी नंबर के बीच का नंबर आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। एक नंबर है, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका मैं बताता हूँ। इसको 23.04 ना मान के आप सिर्फ 23 मानिए, ठीक है, बहुत क्लोज जो होगा वही आंसर होगा। 4.8 ना मान के हम इसको 5 मान लेते हैं, क्योंकि 4.8 क्या है, लगभग 5 के पास में है, तो आप इसको 5 मान लीजिए। और 0.42 है तो 0.42 को आप लगभग 0 मान सकते हैं, और 48 को आप 48 मान लीजिए, और 2.2 को आप 2 मान लीजिए। अब इनका स्क्वायर कीजिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, इसका स्क्वायर लगभग 0 के पास आएगा। 48 का स्क्वायर, 48 तो खुद 23 से बड़ा है, तो इसकी हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि 48 × 48 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। 2 × 2 की बात करें तो यहाँ पर 4 आएगा। सबसे पास में कौन है, सबसे पास में है 25, तो यही वाला आंसर आपका सही होगा। वैसे भी आप अगर 4 का भी करते तो 16 आता, और 4.8 है एक्चुअली, यानी लगभग 5 के पास में है, तो ये 23.04 पहुँच जाएगा। ठीक है, अब इसमें से नन ऑफ दिस का आंसर है नहीं, इसलिए हमको पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है।
इस तरीके से भी आप फटाफट बिना मल्टीप्लाई के भी आंसर ला सकते हैं, और इससे ज़्यादा अच्छा फास्ट ट्रिक और कोई नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए एक अगला क्वेश्चन है, पूर्णांक की निम्नलिखित जोड़ियों में से किसका अंतर -5 है। अंतर बोला है और -5 भी होना चाहिए। देखिए दो अलग अलग बातें हैं। चलिए तो हम अंतर निकाल के देखते हैं। -2 में माइनस करते हैं 7 को तो -9 आ गया। नो नो, दिस इज नॉट द आंसर। 6 - 11 करते हैं तो आंसर आ गया -5। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है -5 है, यानी यही सही आंसर होगा। देखते हैं और कोई तो नहीं है। 7 -2 कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, 7 + 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3 -2 कर रहे हैं हम, तो हो जाएगा -3 + 2, इसका आंसर रहेगा -1। तो आपको -5 देने वाला सिर्फ यही सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक समानांतर चतुर्भुज दिया है जिसका क्षेत्रफल आपको बताया गया है, और एक चीज़ और बताई गई है कि जो आपका आधार है उसका वहाँ से जुड़ी हुई एक ऊंचाई दी हुई है। चलिए हम आपको बना के बताते हैं। सपोज दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर आपको ए हाइट दी हुई है, ठीक है, और ए हाइट आपकी 8 सेंटीमीटर दी हुई है। आपको बेस नहीं दिया लेकिन एरिया दिया हुआ है। आपको पता है पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो होता है आधार, कोई भी एक आधार और उससे लगी हुई ऊंचाई। और यहाँ पर आपको आधार बस नहीं दिया है लेकिन एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप यहाँ से निकाल लेंगे आधार की वैल्यू। तो आधार की वैल्यू क्या होगी 104। अभी पहले मैं इसी को ले लेता हूँ। विल बी इक्वल टू, आधार को अगर हम x मान लेते हैं और ऊंचाई आपको दी हुई है तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 104/8। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 13 आंसर आएगा, ठीक है। यानी आपको इसकी वैल्यू हो गई 13। और आपको पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होती है, और साथ में एक और साइड यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई है कि अन्य साइड 9 है। तो अब आप पेरीमीटर बता देंगे, चारों तरफ की साइड का योग। जब आप चारों तरफ की साइड का योग करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 26 + 18। 9 का डबल किया हमने और यहाँ पे 13 को हमने डबल किया, और जब इनको ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 44 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से भी आपको आंसर निकाल लेना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन x का गुणांक है, यानी x का कोफिशिएंट कौन है। तो इस यहाँ पे भी बस सिर्फ इसी में नंबर आपको x दिख रहा है, और इसी में से अगर हम x हटा देंगे जो भी बचेगा वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो x का कोफिशिएंट 6y² है, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 कि इसमें एक ड्रम जो 2/3 भरा हुआ है। हमने एक ड्रम बना लिया, ठीक है। आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, तो मुझे आपको समझाना है जो आपके दिमाग में बैठा रहे, तो आपको इसको इस तरीके से करना है। अब 2/3 भरा है मतलब ए वाला पोर्शन भी भरा है और ए वाला पोर्शन भरा है, बाकी पोर्शन खाली है। और ये जो खाली पोर्शन है कितना हो गया 1/3 हुआ, ठीक है। और बोल रहा है कि अगर जो खाली ड्रम भी अगर आपको भरना है तो 50 लीटर पानी डालना होगा, यानी 1/3 भरने के लिए 50 लीटर, तो पूरा भरने के लिए इसका जस्ट 3 गुना करना होगा, क्योंकि इतना भरने के लिए 50, तो इतना भरने के लिए भी 50 और इतना भरने के लिए भी 50, क्योंकि ये तीनों तो 1/3 ही हैं, ठीक है। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों पोर्शन दिया हुआ है और ये वाला पोर्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो x/3 भरने के लिए उसको 50 चाहिए, तो पूरा x भरने के लिए 3 × 50 आप कर लेंगे, 3 × 50 कर लेंगे, 3 × 50 कर लेंगे। सॉरी, थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाता है क्योंकि आप यहाँ पर भी ऑलरेडी मिक्स किया हुआ है। तो आपको 150 लीटर का पानी भरना होगा, मतलब ऑलरेडी ड्रम की कैपेसिटी है 150 लीटर की। तो आप इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया हुआ है ए नंबर और ए दूसरा नंबर, ठीक है। तो इन दोनों नंबर को अगर आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसका दूसरा भी मेथड है। और ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्लास 6 का भी नहीं क्लास 5 के क्वेश्चन के बराबर है। तो जब आप पहला वाला सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर होगा -3 × 3 -9 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हो जाएगा 7 × 2 14, प्लस करेंगे 5 × 3 = 15 डिवाइडेड बाई 14, ठीक है। जब इन दोनों को सम करेंगे आप तो यहाँ पर निकलेगा 14 और ऊपर प्लस करेंगे -9 + 15, ये हो जाएगा आपका 6 डिवाइडेड बाई 14, और आप इसको करेंगे तो आपको आएगा 3/7, ठीक है। 3/7 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A B C 3 संख्याएं हैं, चलिए ठीक है मान लेते हैं।
ए का 1/3 भाग जो है वो बी है। ए का 1/3, ए क्या है, ए को हम x मान लेते हैं, तो बी क्या होगा, x/3 होगा, बी होगा यहाँ पे x/3। सी की अगर बात करें तो सी दिया हुआ है ऑलरेडी 75, लेकिन एक और बात दी गई है कि जो कि सी जो है ए से 30 अधिक है, यानी ये जो सी है इससे 30 अधिक है, यानी x में अगर 30 अगर हम जोड़ दिए होते तो हमें 75 मिल गया होता, यानी x की वैल्यू यहाँ पर 45 मिल गई हमको। ये 45 है, अगर ये 45 है तो ये 45 का 1/3 होगा, तो इसका मतलब ये होगा 45 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 75 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको b की वैल्यू पूछे कि b ज्ञात करें, तो आप यहाँ से b निकाल सकते हैं 15। अगर आप चाहते हैं तो पहले आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, तब आप पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखिएगा। मैं ये चिंता मत कीजिए, मैं इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से इसको बेझिझक डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर इसको एक्सपांड करने को बोल रहा है, ठीक है। आपको एक एक्सप्रेशन दिया, आपको इसको एक्सपांड करना है। एक्सपांड मतलब आप यहाँ पे a माइनस बी का फार्मूला, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको ये फार्मूला आता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। और इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो चलिए यहाँ पर a की वैल्यू अगर हम देखें तो 3x है और b की वैल्यू 2y है, तो अगर हम फार्मूले में इसको रखते हैं तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 2y और यहाँ पे प्लस 2y का होल स्क्वायर। और जब हम इसको करेंगे तो हो जाएगा 9x² माइनस यहाँ पे 12xy और यहाँ पे प्लस का 4y², ठीक है। और ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ऐसा सी थर्ड ऑप्शन में है, तो यही आपका सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बट अगर आप इसको माइनस प्लस का ध्यान नहीं देते तो आपका ऐसा क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको इसको सिंपली आपको पावर के फॉर्म में लिखना है यहाँ पर। तो देखिए ए कितनी बार रिपीट हुआ है, आप ऊपर और नीचे दोनों एक साथ मत देखिएगा, क्योंकि ये एक इंग्लिश में लिखा है और हिंदी में लिखा है। तो यहाँ पे 3 टाइम्स a मल्टीप्लाई हुआ, जिसको a³ लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 टाइम्स b मल्टीप्लाई हुआ और मल्टीप्लिकेशन में दोनों भी है, यहाँ पे b³ लिख सकते हैं। और अगर दोनों चीज़ों की पावर सेम है तो हम इसको a इंटू b और दोनों की पावर यहाँ पर क्यूब लिख सकते हैं, तो ये आसानी से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर सही होगा। तो आज के वीडियो में मैंने बस इतने ही 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, क्योंकि आपको 20 क्वेश्चन ही आने हैं। यहाँ पर मेरा टाइम ज़्यादा लगा होगा, बट आपको यहाँ पर कम टाइम में ही इसको पूरा सॉल्व करना है। मैंने समझाने की कोशिश की थी, इसलिए टाइम ज़्यादा लगा। और अगर आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपसे बन जाएगा। पहले आप इसको डाउनलोड कीजिएगा, फिर आप इसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे ये तो मैथ का फर्स्ट पार्ट है, इसके अलावा भी हम आपको कई सारे पार्ट लेके आएंगे। और ये क्वेश्चंस कौन से थे, प्रीवियस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे हुए क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अगर आपको तैयारी करनी है, मन से तैयारी करनी है, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको हम ऐसे वीडियोस, ऐसे पीडीएफ लेकर आते रहेंगे। आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।